नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चालुक्यों के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में और पल्लव वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है चालुक्यों की राजधानी जो है वह कहाँ थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वह थी वातापी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो उत्तरी महाराष्ट्र है और जो विदर्भ है उसमें जो सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति जो है वह उसने प्रभुत्व जमाया और उस शक्ति का नाम क्या था? उस शक्ति का नाम था वाकाटक। उस शक्ति का क्या नाम था? वाकाटकों ने वहाँ पर प्रभुत्व जमाया। फिर वाकाटकों के बाद जो है वह चालुक्य जो है वह सत्ता में आए और चालुक्य ने लगभग 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह इन्होंने अदा की। और चालुक्यों की जो राजधानी थी वह क्या थी? वह वातापी थी, जो कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में स्थित है। आप नोट कर सकते हो, ये जो वातापी है या कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में स्थित है। बीजापुर ज़िले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में बादामी के नाम से भी जाना जाता है। और बादामी इसका मतलब वातापी। इस वातापी के चालुक्यों को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। और जो महाकूट अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? आप नाम नोट कर सकते हो, महाकूट अभिलेख। महाकूट अभिलेख में एक राजा थे जिनका नाम था जय सिंह। और जय सिंह कब से कब तक थे? जय सिंह थे 500 से लेके 520 ईस्वी। और एक और अभिलेख है, मतलब इसी अभिलेख में एक और राजा हैं जिनका नाम है रणराग। क्या है? रणराग, जो 520 से 535 ईस्वी तक थे। इन नाम के शासकों का नाम हमें प्राप्त होता है कौन से अभिलेख से? महाकूट के अभिलेख से। कौन से? महाकूट के अभिलेख से इन राजाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं, जो संभवतः कदम राजाओं के अधीन शासन करते थे। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह पुलकेशिन प्रथम था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। और इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 535 से लेकर 566 ईस्वी तक शासन किया था। उसने वातापी में दुर्ग का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया उसे, ठीक है, तथा कदम्बों को पराजित कर अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न करके अपनी प्रभुसत्ता को भी घोषित किया। उसने सत्याश्रय, रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की। आप नाम नोट कर सकते हो उपाधियों के। एक उपाधि का नाम है सत्याश्रय, दूसरी उपाधि का नाम है रण जैसी उपाधियां जो है इसने धारण की। और जो शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ जो है इसका माना जाता है, जबकि विक्रम संवत का जो समय है वो 58 ईसा पूर्व है। अतः यदि बादामी शिलालेख को विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वह कितना होगा? वह होगा 601 ईस्वी। कब था ये? 465 ईस्वी में था। 465 में 78 जोड़ेंगे तब आएगा, फिर उसमें 58 और जोड़ेंगे तब 601 जो है विक्रम संवत अंकित करना होगा हमें। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? तो मैंने बताया था इसे करना हो तो 465 में आप सबसे पहले 78 जोड़िए और 78 के बाद आप 58 जोड़िए तो निकल के कितना आएगा? निकल के आएगा 601 विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वह था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वह पुलकेशिन द्वितीय था। और इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 610 ईस्वी से लेके 642 ईस्वी तक शासन किया। जो पुलकेशिन प्रथम था ना, यह इसका पौत्र था। कौन था? यह इसका पौत्र था। इसके काल का एक अभिलेख मिला है जिस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख। क्या नाम है? एहोल अभिलेख। आप नाम नोट कर सकते हो, ये पूछा गया है। एहोल अभिलेख मिला है जिस पर शक संवत का जो वर्ष है वो 556
ईस्वी मतलब 634 ईस्वी जो है वह दिया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख, जिसकी रचना किसने की थी? एहोल अभिलेख की रचना की थी रवि कीर्ति ने। किसने रचना की थी? रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी। इस अभिलेख में कवि कालिदास के बारे में और भारवी, एक कवि और थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम भारवी था। इनके नामों का उल्लेख हुआ है। और एहोल अभिलेख में क्या है? एहोल अभिलेख में उसके राज्य विस्तार का भी उल्लेख मिलता है। और इसी में हर्षवर्धन के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का भी वर्णन इसमें किया गया है। और स्पष्टता हमें यह पता चलता है कि जो चालुक्य राज है केवल दक्षिण भारत तक ही फैला हुआ था। इसका जो विस्तार है वह उत्तर भारत में नहीं था, याद रखना ये। और चीनी यात्री एक था जिसका नाम था मातवालिन। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मातवालिन। मातवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल में भारत चीन संबंध का भी विवरण दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कौन सा होगा? तो आप सिंपल सा है, 556 में आप अगर 78 ऐड कर देते हो तो 634 ईस्वी आ जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास जी के नाम का उल्लेख जो हुआ है वो एहोल अभिलेख में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज जो है वो अयोध्या में राज्य करते थे? तो किन्होंने यह बोला था? यह बोला था कल्याणी के उत्तर चालुक्यों ने यह बोला था। कल्याणी के उत्तर चालुक्यों ने यह बोला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कल्याणी के जो चालुक्य वंश का जो उदय है वह राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात ही हुआ था। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में इनके लेखों से कोई सूचना हमें नहीं मिलती है, लेकिन बाद में जो लेखक है जिनका संबंध बादामी के चालुक्य वंश के साथ स्थापित करते हुए इसे विक्रमादित्य द्वितीय के छोटे भाई, जिसका नाम अज्ञात है, हमें नहीं पता है, किंतु उसकी उपाधि थी एक। उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था भीम पराक्रम। उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था भीम पराक्रम, या जिनकी उपाधि भीम पराक्रम थी का वंशज हमें बताया गया है। और कल्याणी के उत्तर चालुक्य वंश के शासकों का दावा था कि उनके जो पूर्वज थे वो अयोध्या में राज्य करते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो मैंने बताया था किन्होंने नहीं किया था? चालुक्य राजवंश ने उत्तर पर शासन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो किसने यह विवरण दिया है? यह विवरण दिया है मातवालिन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? उच्च पद किस में प्रदान किए जाते थे? कौन से राजवंश में? चालुक्य के राजवंश में महिलाओं को भी प्रशासन में उच्च पद जो है वह प्रदान किए जाते थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वातापी के जो चालुक्य वंश के शासनकाल में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद जो है वह प्रदान किया जाता था। और एक और राजा थे जिनका नाम था सोमेश्वर प्रथम। जिनका नाम था सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम की रानी थी जिनका नाम था चंद्रिका देवी। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी जी जो हैं वह बनवासी की गवर्नर रही हैं। कहाँ की? बनवासी की गवर्नर रही हैं। इसी प्रकार जो विक्रमादित्य 6 था की भी कई रानियों ने प्रशासन में जो है वह भाग लिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरुषपाल शिलालेख में
जानकारी जो मिलती है वह सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो कुरुषपाल शिलालेख से सोमेश्वर प्रथम की जानकारी हमें मिलती है और सोमेश्वर प्रथम ने उद्र, वेगी, लेमना, रतनपुर, भद्रापतन विजय अभियान जो है यह किया था, जिसमें वह सफल भी हुआ था। इनका जो युद्ध है वह कलचुरी शासक, एक कलचुरी शासक थे जिनका नाम था जाजल देव प्रथम से हुआ था, जिसमें सोमेश्वर को पराजय का सामना करना पड़ा था। इन सभी की जानकारी जो है वह कुरुषपाल शिलालेख में से हमें पता चलती है। कौन से शिलालेख से हमें पता चलती है? कुरुषपाल शिलालेख से हमें पता चलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी थी वह रखी थी दंती दुर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्रकूट राजवंश का जो इतिहास है वह मुख्य रूप से उनके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुत सारे अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव थी वह लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने रखी थी। उनके बारे में दशावतार तथा समनगढ़ अभिलेख, आप नाम नोट कर सकते हैं दोनों। कौन सा? एक है दशावतार और दूसरा है समनगढ़। इन अभिलेखों से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वह चालुक्य शासकों विक्रमादित्य द्वितीय का एक तरीके से सामंत था। उसने उज्जैन पर अधिकार कर एक यज्ञ भी करवाया था। उस यज्ञ क्या नाम था? उस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भदान। उस यज्ञ का क्या नाम था? हिरण्यगर्भदान। इसने यह यज्ञ भी करवाया था। अगर राष्ट्रकूट जो है वह महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? या महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। बाद में राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ मतलब इसका कर्नाटक राज्य में धीरे धीरे अपनी राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वह विकसित कर ली थी। वे चंद्रवंशीय क्षत्रिय जो है वह माने जाते थे। वे प्रमुख रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु को पूजते थे। मतलब यह शैव तथा वैष्णव धर्म को जो है धर्मानुयायी थे। इनका जो राजकीय चिन्ह था उस चिन्ह का नाम था गरुड़। राजकीय चिन्ह का क्या नाम था? राजकीय चिन्ह का नाम था गरुड़। तथा मान्यखेट जो है, एक और नाम नोट कर सकते हो आप, मान्यखेट जो है यह इनकी राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? तो गरुड़ को अपना राज चिन्ह किन्होंने बनाया था? वह बनाया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ था अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो अमोघवर्ष था वह 814 से लेके 880 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अपने पिता के अभियानों में श्री भवन यह जो है यह गुजरात के भरुआ जिले नामक स्थान पर सैनिक छावनी में यह पैदा हुआ था। इनके जो पिता थे वह राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गोविंद थर्ड। इनके पिताजी का नाम था, जो उत्तर भारत के अभियानों से लौट रहे थे। और अमोघवर्ष तथा इंद्र चतुर्थ जो था यह जैन धर्म के अनुयायी थे। तथा इंद्र चतुर्थ ने एक विधि थी प्राण त्यागनी की, जिसका नाम था संलेखणा विधि। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था संलेखणा विधि। संलेखणा विधि द्वारा अपने प्राण जो है इन्होंने त्याग दिए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखणा को ग्रहण किया था? संलेखणा विधि से अपने प्राण त्यागे थे। वह कौन था? वह था इंद्र चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां जो हैं अपने चेहरे पर पर्दों में नहीं ढकती थीं? वह कौन थी? वह राष्ट्रकूट की रानियां थीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अरब लेखक लिखते हैं अपनी रचनाओं में कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे जो है वो पर्दे में नहीं ढकती थीं। इससे हमें यह पता चलता है कि राष्ट्रकूट कालीन समाज में पर्दा प्रथा जो है वह प्रचलित नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत्स्य विलास प्रहसन के जो लेखक हैं, इन लेखक का नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मत्स्य विलास प्रहसन के जो लेखक हैं उनका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से लेके 630 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी एक अन्य रचना है, उसका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। उनका नाम है भगवद्जुकम। ठीक है, इनकी एक अन्य रचना है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज सिंह थे, राज सिंह ने नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था, जिसने 700 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया, इसने नरसिंह द्वितीय की जो है वह उपाधि जो है यह धारण किया था। इसकी अन्य उपाधियां जो है इसने और कई उपाधियां धारण की थी। उन उपाधियों के नाम आप नोट कर सकते हैं। एक उपाधि है शंकर भक्त, ये भी उपाधि इसने धारण की थी। एक उपाधि है आगमप्रिय, यह भी इसने धारण की थी। इनकी राज्यसभा में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक उस समय थे जिनका नाम था डंडिन। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था डंडिन। डंडिन जो है वो अलंकृत करते थे, मतलब इनके दरबार में हमेशा रहते थे। जिनकी एक प्रमुख रचना है, उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है 10 कुमार चरित। उनकी प्रमुख रचना का नाम है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मल्लपुर नगर की जो स्थापना है वह नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। और नरसिंह वर्मन ने शासन कब से कब तक किया था? नरसिंह वर्मन ने 630 से लेकर 668 ईस्वी तक शासन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसने मल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो किसने करी थी? या करी थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि जो है वो राज सिंह थी? किस पल्लव राजा की उपाधि जो है वो राज सिंह थी? वह उपाधि थी नरसिंह वर्मन द्वितीय की। किसकी थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन जो थे वह किसकी सभा को अलंकृत करते थे, मतलब किसकी सभा में ये रहते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये पल्लव के दरबार में जो है वह रहते थे। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।